जनरल वत्स साहब जोगीराम जी हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष, बाकी यहाँ पर हम सब साथी। अच्छा जी, हमारा एक रेगुलर जो हर 5 को आते हैं वो मीटिंगें थी। पिछली बार मेयर जोगीराम जी तो हमेशा होते ही हैं, पिछली बार जनरल वत्स साहब भी हमारे साथ थे, तो हमने इन्हें रिक्वेस्ट करी। हालांकि आज इनका सेशन था, राज्यसभा चल रही है, तो मैं इन्हें कहने लगा जी आप भी ज़रा तशरीफ़ लें, तो आप आगे। आज तो सैटरडे है ना, शायद आज तो छुट्टी हो गई थी। हाँ, तो ये भी आ गए। बस ऐसे लोगों से आम जन समस्या सुनने के लिए आप देखते हैं, वो ही एक हमारा कार्यक्रम था, लोगों से मिलना, उनके काम को जितना हम कर सकें। और कोशिश ये रहती है, आप भी देखते हैं 70-80% काम होते हैं, इससे बढ़िया रेट नहीं हो सकता। और लोगों की समस्याएँ पूरे सुबह से लेकर शाम तक, सबसे ज़्यादा हमें ये है कि बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी से, एक बिना हंगामे के, नहीं कहीं विरोध होता है कहीं और होता है, लोग बात सुनते हैं, समस्याएँ हल होती हैं। ये हम समझते हैं कि अच्छा काम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दी हुई लाइन है उसमें हम बराबर के कर रहे हैं। तो बाकी आप पूछें, सब बैठे हैं, कोई सवाल है और चार्जशीट और इसके साथ साथ सस्पेंड करने के भी ऑर्डर दिए गए हैं, क्या मामला था सर? देखिए, एक जगह उस ऑफिसर के लिए कई शिकायतें थी, उसने गांव वालों से 3-4 बार मिलने के बाद भी नहीं करा, हर बार उन्हें झूठ बोलता रहा। उस बात पे ये करा कि ताकि दूसरों को एक नसीहत हो जाए। मैंने एक बड़ा कहा कि बिल्कुल टाइम बाउंड करो, किसी को देना टाइम चाहे 1 महीने का दो, पर उसमें फिर काम होना चाहिए, ये नहीं कि कच्ची बात हो। तो उस पर एक एसडीओ को चार्जशीट कराए, एक जेई को सस्पेंड कराए, ये ताकि दूसरों को मैसेज हो कि काम करने का तरीका बदलो। आने वाले दिनों में कुछ प्रोजेक्ट हैं सर, नया बिजली में कुछ होने जा रहा है सर, कुछ नया? देखिए, बिजली में बहुत कुछ अब हम एक करने जा रहे हैं। हमने 10,000 ढाणियाँ चिन्हित करी हैं, जो आज पेपर में छेद लगा हुआ भी है, कि उनमें हम एक पॉलिसी बना रहे हैं कि जो लाल डोरे से 1 किलोमीटर के अंदर है, उन ढाणियों को हम क्योंकि उन्हें गाँव की आबादी में ही हम लेते हैं, उन ढाणियों को जहाँ 10 या इससे ज़्यादा जिस ढाणी में मेंबर्स की संख्या है, उनको हम लाइन से जोड़ें, वो AP फीडर से नहीं रहे। एक पॉलिसी बनाई है, इस पर फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है, कितना खर्चा वर्चा बैठेगा, क्या होगा, वो सारा सोच के फिर इस पर फैसला करेंगे। कितनी ढाणियाँ होंगी? मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि 10,000 ढाणियाँ हैं। की जो हिंसा हुई है उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, देखिए, उस पर ऑलरेडी कह दिया, हमारे कल DGP साहब ने बहुत एक शब्द एक्सप्लेन कर दिया। एक बात को 2 आदमी अलग अलग कहें वो ठीक नहीं। कल उन्होंने खुले लोगों ने पूछा, उन्होंने स्टेट की तरफ से अपनी सारी बात सबके सामने रख दी, होम मिनिस्टर साहब ने रख दी। अब इस पर मैं और इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हम एक ही चाहेंगे, मीडिया भी हमारा कोऑपरेट करे कि ये इस तरीके के मामले डिफ्यूज़ हों। मैं धारा 370 की बात करती। हाँ, एक आज धारा 370 और 35A को एब्रोगेट किए, रिमूव किए 4 साल हो गए। 5 अगस्त 2019 को किया गया था। ये एक लटका हुआ काम था। हमारी सरकार ने कहा कि भाई एक निशान, एक संविधान और एक देश, ये कहा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने था, और वो मोदी जी ने कर दिया, न समस्या को अटकाया न लटकाया। और उसके बाद पहले तो थ्रेट किया गया कि भाई खून के दरिया बह जाएंगे, आग लग जाएगी कश्मीर में। चिड़िया ने भी चू नहीं की, पत्थरबाजी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, टेररिज्म रिड्यूस होगी बहुत हद तक, और कश्मीर में तरक्की के रास्ते खुल गए हैं, और कश्मीर बाकी हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट होना शुरू हो गया है। आज के दिन हालात ये है कि कह तो रहे थे पाकिस्तान हमला कर देगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें इंडियन कश्मीर में मिला दो। है तो हमारा ही, नेहरू जी की गलती से उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया और पूरा छुड़ा नहीं। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज, सबसे हाईवे, बड़ी टनल, और टूरिज़्म इंक्रीज होगी उसका, क्योंकि मैं फौजी हूँ, वहाँ सर्विस भी की है, और राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैंने इस धारा को, मैं वैसे तो मैं वहाँ रहा, 50 साल पहले पोस्टेड था श्रीनगर में, वहाँ बसना चाहता था, तब तो नहीं बस सका इस धारा की वजह से, मगर इसको निरस्त करने में मेरा भी बटन दबाया। इसके लिए मैं अपना आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ
कि आज उसके 4 साल हो गए। और इसमें एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके कांग्रेस आज भी उसको कह रही है जिंदा करो और कपिल सिब्बल वकील बने हुए। अब आप देख लो कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। लेकिन वक्त साहब 9 की घटना को किस तरह से देखते हैं, जो अभी तक की कार्रवाई हुई है क्या? वो तो चोई साहब ने बताया कि डीजीपी और सीएम साहब पूरी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं। पहले तो मैं फौजी आदमी हूँ, मैं कहता हूँ सेक्युलर क्रीडेंशियल्स वाले, हम कहते हैं हमारे देश में कोई भी मरे वो अफसोस की बात है। जो हमला हुआ प्रोसेशन पे और गाड़ियाँ फूकी गई वो बहुत ही गलत बात है। मैं इसको फिर भी इस घटना को भी, क्योंकि हमारे देश को बाहर की एजेंसियाँ खासकर आईएसआई डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, वो खुद डिस्टेबलाइज हैं। बलूचिस्तान जल रहा है, पख्तूनिस्तान में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, खुदकशी यानी हमले हो रहे हैं आत्मघाती। उनका जवाब तो नहीं कहूँगा, मगर ये हमारे देश के वेल विशर नहीं है जो ये पाकिस्तान नाम का नासूर खड़ा करके उधर चीन है। तो मैं तो बतौर फौजी इसको एक आईएसआई की एक्टिविटी समझता हूँ, देश को बदमनी फैलाने के। पिछली गवर्नमेंट ट्रांसफर हुई थी एसडीओजे इसकी ऑनलाइन परफॉर्मेंस बेस पे, तो उनकी वापस कर दी कईयों की, सीएम ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाया उस पर। देखिए ऐसा है, कुछ चीज़ें मेरिट से होती हैं, उन्हें देख के डिसाइड करना। कुछ रिपोर्टें सारी बनती हैं वो कोई ठीक नहीं होती। सीएम ऑफिस जो है वो वेल एक्वेंटेड होता है सभी डिपार्टमेंट से, वो सेंटर है, पिवेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास सब रिपोर्ट रहती है। जहाँ जो अधिकारी ठीक नहीं थे, जिनके खिलाफ रिपोर्ट ठीक नहीं थी, वो जब उन्हें फीडबैक मिलता है तो उस हिसाब से चीफ मिनिस्टर को अधिकार है, वो कैबिनेट में भी कभी रिसफलिंग कर सकते हैं। तो अगर कहीं कोई ट्रांसफ़र उन्हें नहीं दिखा कि उसमें जस्टिफिकेशन नहीं थी तो वो बदल सकते हैं। पॉलिसी भी ऑनलाइन वही तय करते हैं। कनेक्शन का भी रिलीज का है जी, ट्यूबवेल कनेक्शन का 2000 ट्यूबवेल कनेक्शन का हमने ये करा है। हाँ, मैं आपसे बताऊँ, 2018 से पहले के जितने कनेक्शन थे वो हमने तकरीबन 54,000 है वो रिलीज कर दिया। उसमें कोई 1100 कनेक्शन रह रहे हैं। उसका एक कारण था, एक हैदराबाद की फर्म थी रेडी, उन्होंने सस्ते रेट में ले लिए, जो रेट था उससे भी नीचे जाके ले लिए। वो फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन ठीक नहीं थी, पॉसिबल नहीं था, वो छोड़ के चले गए। अपना जो उनका पैसा था वो भी छोड़ गए और वो ब्लैक लिस्ट कर दिए। अब एक प्रोसेस है कि हम उसे दोबारा करके उन लोगों को देंगे, पर वो ऐसे कनेक्शन थोड़े हैं जिन्हें या तो दो भाइयों का आपस में झगड़ा था या कोई कोर्ट मैटर था, ये करके रुके हैं, पर उन्हें हम दोबारा कर रहे हैं। ये तो हो गया 18 तक का मामला। अब मैं आपसे बताऊं 19, 20, 21 जो अगले 3 साल के हैं उसके लिए हम ये करने जा रहे हैं। हमने लोगों से इनवाइट करा है कि आप 19, 20, 21 कनेक्शन के लिए हमने पोर्टल खोल दिया, उस पर डाल दो, उसमें 30,000 रुपये डाल के वो अप्लाई करेंगे। जिनका पैसा आ जाएगा उन्हें हम नोटिस निकालेंगे उनके, और उन्हें 19, 20, 21 3 साल वाले कनेक्शन हम इसी 1 साल में दे देंगे। जो हम पे एप्लीकेशन आई वो तकरीबन 61,000 आई, जिनमें 37,000 कनेक्शन है वो सोलर के हैं, 24,000 जो है वो इस ट्यूबवेल कनेक्शन के आए हैं। 37,000 जो सोलर वाले हैं वो तो हम 6 महीने में दे देंगे, और जो दूसरे 24,000 है उसको हमें इस 1 साल में पूरा कर देंगे। मतलब 21 तक के 3 साल का स्लैब इकट्ठा निकाल देंगे। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे? है जी, लोकसभा चुनाव देखिए ये तो पार्टी तय करेगी। तो किसी को, इन्हें राज्यसभा बने इन्हें पता नहीं था, मैं मंत्री बना मुझे रिजल्ट आने तक पता नहीं था, तो बन जाएगा। राजनीति संभावना का खेल है, कब क्या हो जाए ये पता नहीं होता है। तो मौके पे तब आप सब भाइयों को बुला लेते हैं कि ये करने जा रहे हैं। नॉमिनेशन कोई फाइल करेगा तो भी मीडिया को बुलाएंगे, आ जाओ भाई आज नॉमिनेशन फाइल हो रहा है। सब आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, क्या ये पाकिस्तानी साजिश आपको नजर आ रही है क्या इसमें नूह वाले मामले में? पाकिस्तान की साजिश भी है, नज़र नहीं आ रही है। मणिपुर भी जल रहा है, वहाँ भी पाकिस्तान, वहाँ चाइना की है बर्मा के थ्रू। एक यूनिफॉर्म, सब लेडीज़ की एक यूनिफॉर्म, ऊपर से हथियार, ऑटोमेटिक हथियार, उनको छीन लेने की भी ताकत पैरामिलिट्री फोर्सेस से और लोकल पुलिस से। ये एक बहुत सोची समझी लंबी साजिश का हिस्सा है। उसमें कम्युनल शिगाफ पैदा करना बर्मा के थ्रू चाइना कर रहा है। तो ये क्या हमारी सरकार की फेलियर नहीं है? हरियाणा सरकार कहाँ सो रही है? तो नूह में इतना बड़ा हमला हो जाता है, इतना बड़ी साजिश हो जाती है, इंटेलिजेंस फेलियर है सर ये? इसके लिए मैं कहा कि सरकार ऑलरेडी जवाब दे चुकी है और डीजीपी जवाब दे चुका है। मैं उसमें
जो आप कह रहे हैं उस सवाल का मैंने पहले आपसे जवाब दिया। हमें जो भी अपडेट करता है हमें एसपी करेगा, डीजीपी करेगा, एडीजी, सीआईडी, वो चीफ मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट करते हैं और उन्हीं से रिपोर्ट है। क्या जब डीजीपी बैठ के आपके सामने पूरे क्वेश्चन का कल सामने सारी बातें दे दी, उन्हें तो फील्ड में थे, सब चीज़ों की उन्हें रिपोर्ट है। तो मैं ये कहता हूँ उसके बाद कोई इफ बट हमारा रहता नहीं। आपने खुले उनसे सवाल करे, उन्होंने मीडिया में बैठ के सारे बातें एक्सप्लेन कर दी, ये इशू तो एक हो गया। मैं दूसरा इसी बात पे आप कह रहा हूँ जो 370 और 25A की बात पर कह रहे हैं, 35A की, उस पर मैं आपसे बताना चाहूँगा। देखिए अफ़गानिस्तान में भी सत्ता तो टेक ओवर होगी, पर अब तक भी बम ब्लास्ट धमाके ही हो रहे हैं। कश्मीर बहुत बड़ा मामला था, माफ़ करना, कोई मीडिया जितने साथी बैठे हैं कोई ये नहीं कह रहा था कश्मीर में ये कभी हो जाएगा। इवन कांग्रेस में भी, मैं तब कांग्रेस में था, कांग्रेस कोई देश का 99% ये कहते हैं ये इशू कभी सोल्व होगा ही नहीं, इसको बंद करके रख दो। इराक में, सीरिया में, ईरान में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ बहुत लोग मारे गए इसमें, और कश्मीर में जब हुआ 3 दिन पहले लोगों को ये पता लगा कि स्टूडेंट्स को रोक रहे हैं, अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया। ये ज़रूर थोड़ा सा जो समझदार आदमी था उन्हें ये लगने लग गया कि कुछ एक्शन हो रहा है। और 3 दिन के बाद जब लोकसभा में करा, कितना बड़ा है कि कहीं कोई भी धमाका नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब कश्मीर नॉर्मल। आज मैं अभी 10 दिन पहले हो गया हूँ, परिवार के साथ गया हूँ, बिना सिक्योरिटी के गया हूँ, कोई पूछता नहीं, बिल्कुल आप कैसे, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम हिसार में बैठे हैं ऐसे। ये स्थिति बहाल कर देना हमारे माननीय मुख्यमंत्री और अमित शाह जी के जो होम मिनिस्टर हैं उनकी बड़ी विल और बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर के हिसाब से ये फैसले हुए हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, मैं आए साल कश्मीर जाता हूँ और सिविल में रह के आता हूँ, मुसलमानों के घर रह के आया हूँ कि हालात चेंज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट साहब आप भी उस कमेटी के मेंबर हैं शायद, जो विस्थापित परिवार थे, पंडित परिवार थे। हाँ। तो क्या रहा उसका, अभी तक कितने वापस बसा दिए, कैसे रहा? देखो, जो पाकिस्तान से आए हुए परिवार जिनको अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली थी, 10 लाख परिवारों को सिटीजनशिप दे दी गई है। जो भी वहाँ थे, जो वैली से आके जम्मू में आए हुए थे या हिंदुस्तान में कहीं भी फैले हुए थे, चाहे बॉम्बे में थे, वो डोमिसाइल कश्मीर के थे, उनकी सिटीजनशिप ख़त्म कर दी गई थी क्योंकि वहाँ नहीं थे, उनको सिटीजनशिप दे दी गई। यानी जो भी वेटिंग सिटीजनशिप थे उनको सिटीजनशिप दे दी गई। कुछ है डेटा सर, बता सकते हैं? क्या कोई आंकड़े हैं सर, बता सकते हैं कितने थे, कैसे? टोटल मिला के 10 लाख को सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो रेजिडेंशियल भी तो था ना सर कुछ ऐसा? रेजिडेंशियल की बात ऐसे, उनके बसाने वाली पंडितों के घर खाली पड़े थे, हाँ जी। उनको सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, उनके लिए अलग कॉलोनियाँ बनाई गई हैं। मट्टन यानी मारतंड है जगह, उसको पहलगांव के रास्ते पे, अमरनाथ के रास्ते पे, वहाँ कॉलोनी बनाई, वहाँ बसाए गए हैं। और इसी तरह श्रीनगर में कॉलोनी बनाई है, वहाँ फौजी भी साथ में बसाए हैं, पैरामिलिट्री वाले भी बसाए हैं, वो भी बसाए हैं। जब पूरी तरह सुरक्षा कायम हो जाएगी, शांति कायम तो जब होगी जब पाकिस्तान ख़त्म होगा पूरी तरह, क्योंकि ये लड़ाई है और लड़ाई अंग्रेज़ करा गया, एक ही देश के 2 हिस्से बना गया, 3 हो गए अब तो। और ये लड़ाई उधर से चीन उनका खोआ लाता है। तो ये ऐसे हालात हो गए देश के कि हम इजराइल की तरह प्लेस हो गए कि चारों तरफ दुश्मन। तो उसमें हमें बहुत मुस्तैद रहना पड़ेगा। मगर अब हमें मोदी जैसा लीडर मिल गया है जो कहता है कि नहीं, वेलवेट ग्लाउज मगर अंदर मुक्का जो है वो स्टील का होगा। यानी फौजी ताकत बढ़ाओ, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाओ और दुश्मन के खेमे में भी खलबली होनी चाहिए। तो ये लड़ाई चलती रहेगी और देश ऐसी स्थिति में है वो युद्ध रत रहेगा, मगर युद्ध जीतने के लिए रत रहेगा। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान अपना बच्चा समझता था, आज के दिन वही पाकिस्तान के खिलाफ, यानी सबसे बड़ा दुश्मन उनका अब हिंदुस्तान नहीं कहते, अब वो कहते हैं तहरीक तालिबान, पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उधर से चीन का फॉरेन मिनिस्टर आया है, वो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेलिब्रेट करते हैं। और उधर पेशावर में उनकी जो ख़ास इस्लामिस्ट पार्टी थी, उसके मस्जिद में जो नमाज हो रही थी उस वक्त खुदकश यानी आत्मघाती हमला होके 60 के करीब लोग मारे गए। तो जो उन्हीं ने पैदा किए तालिबान, अब उन्हीं को खा रहे हैं, क्योंकि वो डूरन लाइन को मानते नहीं। पठान यूँ कहता है कि जहाँ जहाँ पठान है वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा। तो
में अशांति रहेगी, उस अशांति का असर हमारे ऊपर भी रहेगा। मगर हम 5वें नंबर की ताकत हो गए दुनिया की फाइनेंशियल, वो 2030 तक, रादर 2027 तक हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगी। हमारी तीसरी सबसे बड़ी फ़ौज है, दूसरी सबसे बड़ी फ़ौज है, दुनिया की बड़ी ताकत है। राफेल विमान भी यहाँ बनने लगेगा और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी जो तेजस है उसके इंजन बनाने के लिए अमेरिका ने मान ही लिया है कि हम हाल में बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में उसके इंजन बनाएंगे। उसकी बॉडी पहले ही हम बना रहे हैं, तो हमारी जो एयरफोर्स की ताकत है वो बढ़ा ली जाएगी। चुनाव से पहले बीजेपी ने वायदा किया था कि कश्मीरी जो पंडित हैं विस्थापित होकर अलग अलग रह रहे हैं उनको वापस कश्मीर में बसाएंगे। अभी एक मीडिया रिपोर्ट आई है कि वहाँ से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कश्मीर छोड़ के जम्मू आ गए हैं। देखो, सुरक्षा पहली चीज़ है। जो मैंने तजवीज़ पेश की थी कि वहाँ बसें तो मारे वर्गे के फौजी सुरक्षा, जिनसे उन न डर ला गए टेररिस्ट ने, तो ये सिलसिला चल रहा है। अभी चलते चलते मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने तो गवर्नर साहब को भी ये तजवीज़ की थी, सबको की थी, मोदी जी तक। मगर असली बात यह है कि मरते भी रहते हैं, वहाँ बिहारी खूब बस रहे हैं, मजदूर जाके जहाँ झोंपड़ी डाल के वहीं बस जाते हैं, उन पर फायरिंग भी होली फिर भी वो बसते रहते हैं। एक ऐसा है कि भाई 10 साल आप कश्मीर में रहोगे तो आपको सिटीज़नशिप देंगे। मैंने तो यहाँ तक तजवीज़ की है कि फौजियों को वहाँ 10 साल की पोस्टिंग दे दो, एक्स्ट्रा अमाउंट दे दो। मगर वो सरकार यूँ कहती है नहीं, डेमोक्रेटिक तरीके से ही हमारी पॉपुलेशन बस के वहाँ अमन चैन कायम हो रहा है और कायम हो जाएगा। जैसे जैसे तरक्की होगी, टूरिज़्म बढ़ेगी, तो बहुत फ़ायदा हो रहा है कश्मीर को। वहाँ बसना चाहते थे, आपको शुरुआत करनी चाहिए वहाँ कश्मीर में प्लॉट लेने की। अप्लाई कर रखा है मैंने। हाँ, जब वहाँ बसे दिखांगे तो आपने पता ही लग जाएगा। हाँ जी, मैं तो आपको इनवाइट करता हूँ, आप भी चलो, पहले जम्मू में चलो, फिर आगे सर्किल। चलेंगे आप? एक सर, ये सारे एयरपोर्ट को लेके लोगों के मन में संशय बना हुआ है, इसका क्या? एयरपोर्ट बन रहा है, ख़त्म होने वाला है बन के, एक दिन इसका इस्तेमाल ज़रूर होगा। दिल्ली के नज़दीक है, जेवर एयरपोर्ट उन्होंने कमीशन कर लिया है। जेवर एयरपोर्ट कमीशन हो गया है, वो भी बहुत ट्रैफिक बढ़ गया। उस ट्रैफिक को, और जब यहाँ से ट्रेन शुरू हो जाएगी, फास्ट ट्रेन या बुलेट ट्रेन या कुछ भी कहो, तो वो 1 घंटा 1.5 घंटे में दिल्ली पहुँचने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर रिपेयर के लिए आएंगे, कार्गो आएगा, पार्किंग के लिए आएंगे, फिर बिजनेस शुरू होगा। तो इतना बड़ा एयरपोर्ट बना हुआ, वो ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। जी, हो गए क्वेश्चन, कोई हो रहा है? सर, एक रामरीन को पैरोल के दौरान भी कोई धमकी मिलने का कोई मामला है ऐसा? ऐसा है, मेरे नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं आई, पर धमकी अगर किसी को मिल जाती है तो सरकार का काम उसे एग्जामिन करने का। मेरे नोटिस में नहीं आया। कुछ चीज़ें डीजीपी तक आती हैं, डीजीपी खुद फुली एम्पावर्ड है, और पहले कोई नोटिस लेके उस बात में अगर कुछ होगा तो फिर आगे रेफर होता है। तो बाकी अब एक चर्चा हो जाता है, 23,000 कैदी हैं, किसी को जमानत मिलती है, आप किसी का नहीं पूछते। बाबा राम रहीम को जमानत मिल जाती है तो उसका अधिकार है, उसका आप बड़े सवाल करते हैं, तभी घूमने लग जाते हैं जब टीवी पे ही आता है। मैं आपसे बताऊं, मैं पहले भी इसे एक्सप्लेन कर चुका कि हमारे पास जब सज़ा किसी को होती है तो सेशन जज लिख के भेजता है या हाई कोर्ट से कि इस आदमी को इतने साल, इतने महीने, इतने दिन की सज़ा ये आपके पास भेज रहे हैं। वो सज़ा हम पे आ जाती है। इसके बाद 1 साल के बाद उससे पैरोल और फरलो उसका अपना अधिकार है। उसका जो जेल मैनुअल है उसमें फंडामेंटली उसका अपना अधिकार है जो मिलता है, सब कैदियों को मिलता है। हम नहीं देते। हमारा काम तो उस 4 दीवारी में उन्हें रखना है, उनका खाना देखना, उनकी सेहत देखना, उनका मकान में रखना, उन्हें कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर पे रेफ़र कर देना, या उनके घर बराबर रेगुलर जो मीटिंग टॉक्स होती है, मुलाकात करानी, वो काम है। जो कोई पैरोल मिलती है, फरलो मिलती है तो बाहर से मिलते हैं, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो देते हैं। हम पे डीसी साहब के यहाँ से बॉन्ड भरने के बाद उसका रिलीज करने के ऑर्डर आ जाते हैं, वो हम दे देते हैं। तो उसमें
उन्हें उनका अपना अधिकार है। 70 दिन की उनकी पैरोल और 60 दिन की फरलो जो उन्हें मिलती है 2 साल हर कैदी को मिलती है। और कोई पूछना चाहे तो शाम रोड पर पिछले काफ़ी टाइम से ना पोल तो लग गए, लाइट के कनेक्शन नहीं मिले हुए अभी तक। देखिए, आपके सामने सारे अधिकारियों को बिठा रखे हैं और आप सारे देखते हैं 80% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, साथ के साथ होती है। 6 महीने से लाइट का कनेक्शन नहीं है सर। देखिए, कुछ चीज़ें होती है उसे टाइम लगता है। कई बार बरसात, तूफान, आंधी बरसात आ जाती है। प्रकृति का कोई मुकाबला है क्या? सब जगह अभी फतेहाबाद में देखिए पानी पड़ा है। कल मैं चल के आ रहा था, घग्गर फिर उफनती आ रही है। सारे आपका ये पंजाब में जो है ना, आपका पटियाला के राजपुरा पानी में अभी भी भरा पड़ा है। पटियाला में पानी, अम्बाला में हमारे अपने जो ये सब स्टेशन है पावर के, उनमें पानी आ गया था। हमें पानी निकालना पड़ा बहुत दिन मेहनत करके। अभी भी हालात हैं। तो इतना पानी जो 50 साल का रिकॉर्ड है, लाल किले तक चला गया, सिविल लाइन में चला गया, आपका ये ITO की बिल्डिंग तक चला गया। पानी कुदरत के आगे कोई मुकाबला है। जापान में सुनामी जब आई तो बताइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में सबसे हमसे 50 साल आगे है, पर वो भी कुछ नहीं कर सके। सबसे बड़ा तूफान का नुकसान अमेरिका में होता है। हाँ, और जंगल की आग का भी नुकसान होता है। मगर फिर भी मैंने MPs, पंजाब के MPs से, इवन वो आम आदमी पार्टी वालों से ही बात की है। मैंने कहा है हमारी SYL कैनाल बन लेने तो तुम्हारी बाढ़ का हाल हो जाएगा और हमारा दक्षिणी हरियाणा के सूखे का हाल हो जाएगा। ये भी प्रपोजल रखी है कि इसको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अपना देश के और जनमानस के भले की बात कर लो। हमारे सिरसा में बाढ़ के मामले में बहुत ऑफिसर ने काम करा। हमारी टीमों ने बहुत बढ़िया। 10 तारीख को हम सबको सम्मानित कर रहे हैं। जिन ऑफिसर ने अच्छा काम करा, जिन गांव के लोगों ने सहयोग करा, सबको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मदद करी। और हमारे हैं कलर हड़ताल पे बैठे हुए लोग परेशान हैं। हाँ, किस चीज़ है? कलर हड़ताल पे कई दिन से। देखिए, कल का अपना फंडामेंटल राइट है, करें। उनकी बातों को सुन लिया गया। जब वो रीजनल बात कह देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगी। बहुत बड़े प्रॉब्लम इस देश में सदा ही होता है कि हड़ताल होती है, फिर बैठ के जब माहौल बन जाता है दोनों तरफ से सोचने के बाद, उन्हें भी सोचना चाहिए, हम भी सोचते हैं, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है।